गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था, आज है क्लास बीए पार्ट थर्ड की। ठीक है, अपना क्या टॉपिक चल रहा था, याद है क्या कुछ? बीए पार्ट थर्ड। पेपर तुम्हारा कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड? भारत का भूगोल सेकंड पेपर है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था जो भारत की जलवायु का। ठीक है, मेन जो टॉपिक है अपना भारत की जलवायु चल रही थी। भारत की जलवायु में मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो के अंदर ये पढ़ा दिया था कि जो कोपेन की जलवायु है, जलवायु वर्गीकरण, अपन ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो पढ़ लिया था। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में क्या है, आपके 9 भागों के अंदर क्या है, उस जलवायु को डिवाइड किया है कोपेन ने। और उसी तरह क्या है, उस क्षेत्र के अंदर जैसे 9 भागों में 9 प्रदेशों में विभाजित करने के बाद में उनके पास कि उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से मतलब राज्य आते हैं, कौन कौन से प्रदेश इसके अंदर जलवायु के अंदर विभाजित किए गए हैं। और जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें क्या है, समय और वर्षा और तापमान 2 कारक हैं जो क्या हैं, आपके कोपेन की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर सम्मिलित किए गए हैं कि इन्हीं के ऊपर क्या है आपका जलवायु वर्गीकरण है वो मतलब निर्भर करता है। तो ये अपन ने क्या है, पिछले टॉपिक में अपन ने चर्चा कर ली थी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण या कोपेन का क्या है, जलवायु के प्रदेश। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है ऋतुओं का, भारत की प्रमुख ऋतुएं या भारत की ऋतुएं। भारत की ऋतुएं, ठीक है, ये आज अपना टॉपिक है। देखो, ऋतु से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जैसे मान लो आपकी बरसात ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। इस तरीके से भारत के अंदर क्या है, मुख्यतः आपकी 4 तरह की ऋतुओं को शामिल किया गया है। इस ऋतुओं के अनुसार कि जैसे मान लो आपका जो सूर्य है वो उत्तरायण हो जाता है, उत्तरायण यानी कर्क रेखा के ऊपर जब सीधा चमकता है, तो आपके राजस्थान के भारत के अंदर कौन सी ऋतु है वो आ जाती है, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो कौन सी ऋतु का आगमन हो जाता है, आपकी ग्रीष्म ऋतु। देखो, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य जब सीधा चमकता है तो तापमान क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक होने का रीजन क्या है, आपकी ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश है वो हो जाएगा। जब आपका सूर्य है वो मकर रेखा के ऊपर चमकता है, ठीक है, मकर रेखा के ऊपर सूर्य जब चमकता है तो आपकी कौन सी ऋतु आ जाएगी, इस साइड में मकर रेखा के ऊपर चमकता है तो दक्षिणी भाग के अंदर दक्षिणायन जब सूर्य चला जाता है तो आपकी कौन सी ऋतु आ जाती है, भारत के अंदर शरद ऋतु या शीत ऋतु। तो इस तरीके से क्या है, आपकी ऋतुएं हैं वो 4 भागों के अंदर बांटी गई हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं, जैसे आपकी शरद ऋतु के अंदर आपकी शीत ऋतु है। शीत ऋतु के बाद कौन सी आती है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। देखो, ऋतुएं का अगर विभाजन करते हैं तो कौन सी ऋतु आएगी पहले, शीत ऋतु। शीत ऋतु जो कब से कब तक होती है आपकी शीत ऋतु, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक आपकी क्या है, शीत ऋतु रहती है, यानी ठंडा जो मौसम है वो बना रहता है, शीत ऋतु रहती है। शीत ऋतु के बाद में आपका क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु बोली जाती है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु दूसरी है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो कहां से कब तक चलती है आपकी, 15 दिसंबर से आपका 15 मार्च, तो कौन सा हो गया आपका शीत ऋतु। और 15 मार्च से ही शुरू होकर 15 जून तक आपकी कौन सी है, शुष्क ऋतु चलती है। 15 मार्च यानी कि यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका शीत ऋतु, तो इसके तुरंत बाद कौन सी आ जाएगी, 15 मार्च से 15 क्या जून तक।
क्या रहती है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु आती है वो शुष्क रहती है, यानी कि इसके अंदर, भारत के अंदर है वो बरसात है वो बहुत कम होती है, शुष्कता इस क्षेत्र के अंदर बनी रहती है, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद क्या आएगी? शुष्क के बाद में आपकी कौन सी आएगी? वर्षा ऋतु आएगी क्या? वर्षा ऋतु की आपकी वर्षा ऋतु बोल सकते हैं या आर्द्र ग्रीष्म ऋतु है वो बोलते हैं, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु। ये कहां तक रहती है आपकी? 15 जून के बाद से आपकी शुरू होकर 15 सितंबर तक ये रहती है। 15 जून से 15 सितंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपकी? आपकी ग्रीष्म ऋतु हो गई। ग्रीष्म ऋतु के बाद में आपकी शरद ऋतु आती है, जो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहती है, शरद ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु कितनी है आपकी? 15 सितंबर से 15 दिसंबर, यानी कि दिसंबर का फर्स्ट वीक। ये क्या है? भारत की प्रमुख ऋतुएं हैं, वो मानी जाती हैं। शीत ऋतु में क्या होता है? 15 दिसंबर से 15 मार्च के महीने में क्या है? बहुत ज्यादा ठंड रहती है, और ये आपका कौन सा मानसून माना जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून का समय माना जाता है। कौन से वाले पार्ट को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है? ये जो भाग है आपका, जो शीत ऋतु के अंदर 15 दिसंबर से शुरू होकर 15 मार्च तक चलता है, और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला जो 15 मार्च से 15 जून के महीने में चलता है, वो कौन सा आपका? उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है आपका आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, जो भारत के अंदर क्या है? 15 जून, ये जून नहीं लिखा है, 15 जून से 15 सितंबर, ठीक है। 15 जून से 15 सितंबर, यानी कि जून के महीने में लगभग क्या है? भारत के अंदर क्या हो जाता है? मानसून का प्रवेश है वो हो जाता है। तो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, यानी ये आर्द्र जो ग्रीष्म ऋतु है, इसको अपन वर्षा ऋतु भी कहते हैं। तो आपकी जो बरसात है वो क्या है? जून के महीने से शुरू हो जाती है। जून के महीने में, यानी कि 1 जून के अंदर देखा जाए तो आपका जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, केरल वाला, वहां पे क्या है? 1 जून के लगभग आपका क्या है? जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो 1 जून से प्रारंभ हो जाता है। तो आपका जो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु दोनों किसके अंदर आएंगे? आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो आज अपन किसकी चर्चा करेंगे? आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी कि भारत की ऋतुओं को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। और 4 हिस्सों के अंदर क्या है? मानसून है वो 2 तरीके से आता है आपका। उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी कि भारत की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से है, ये आपका उत्तरी भाग, ये आपका दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ठीक है। इस तरीके से आपकी 4 दिशाएं होती हैं। अब क्या है? मानसून की अगर अपन बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी कि ये जो मानसून है वो कौन सा आपका? उत्तरी पूर्वी मानसून, जो यहां से इस तरीके से, यानी कि उत्तर से पूर्व की ओर, ये जो मानसून है वो इस तरीके से भारत के अंदर क्या है? प्रवेश करता है। ये तो कौन सा आपका? उत्तरी पूर्वी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा है? ये तो आपका पश्चिमी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो इस तरीके से क्या है? आपका मानसून प्रवेश करता है यहाँ से। ये आपका केरल वाला क्षेत्र है और ये आपका उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? मानसून है वो 2 तरीके से
आपका भारत के अंदर प्रवेश करता है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो अपना जो लगभग क्या है एग्जाम में आने की दृष्टि से आपका कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या है आपकी अधिक बरसात होती है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन जो बनता है मानसून में ऋतुओं के अंदर, तो लगभग आपका क्वेश्चन है, ऐसे तो तुम्हारे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या है आपकी भारत के अंदर क्या है अधिक बरसात होती है। जो शीतकाल में जो बरसात होती है वो तो क्या है बहुत कम होती है। इसलिए क्या है आपके भारत वाला जो क्षेत्र है, अपन पढ़ किसके बारे में रहे, भारत की ऋतुएं पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो सबसे ज्यादा बरसात होती है वो कौन से मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा क्या है भारत के अंदर बरसात होती है। तो अगर अपन बात करते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं कौन से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो आज अपन अपना टॉपिक क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करते हैं अपन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, पहला पार्ट। देखो सबसे पहले क्या है, थोड़ा इंडिया के मैप से दर्शाती हूं तुम्हें। ठीक है, ये क्या है आपका भारत का मानचित्र। अगर अपन दिशाओं के रूप में बात करते हैं तो ये आपका उत्तरी और पूर्वी भाग है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून, और दक्षिणी पश्चिमी कौन सा होगा, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका पश्चिमी। देखो ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उत्तरी भाग। अब क्या है अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपका क्या है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कौन से भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। इधर आपका क्या है अरब सागर, और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है भारत की स्थिति है, वो इंडिया के मैप में आपके इस तरीके से है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में अगर अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी, वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु के लिए क्या है, सबसे पहले अपन वर्षा ऋतु पढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर क्या होता है, आपके भूमध्य रेखा से अगर अपन जो आपकी व्यापारिक पवनें जो चलती हैं, वो क्या है आपकी व्यापारिक पवनें हैं, वो क्या है ऊपर की ओर, जैसे मान लो ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये आपका क्या है भूमध्य रेखा, कितने पे है 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा।
ठीक है। और कितने कितने रेखा पे आपकी, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। अब जो आपका सबसे पहले मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वो अगर आता है तो आपकी जो हवाएं होती हैं वो क्या है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसके अंदर भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा में जो व्यापारिक पवनों की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व से हवाएं हैं वो चलती हैं इस तरीके से, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से, ठीक है। इस तरीके से हवाएं हैं वो चलती हैं। कौन सी, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो यहां से यानी कि जो आपकी कर्क रेखा है यहीं पे आपका क्या है, भारत स्थित है, ये वाला। तो अगर पूरे वर्ल्ड के रूप में ऐसे नहीं है कि भारत के ऊपर उत्तरी, सिर्फ भारत के ऊपर ही आपका क्या है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य है वो चमकेगा, नहीं। जब उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो इस क्षेत्र के, इस अक्षांश के ऊपर जितने भी आपके जो महाद्वीप हैं, देश हैं, जो राज्य हैं, उनके ऊपर सब पे इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो फेरल का नियम क्या कहता है कि जो आपकी भूमध्य रेखा से जो हवाएं चलकर आती हैं वो क्या है, अपनी हवाओं से दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। तो यहां से क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो सूर्य क्या है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, यानी ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यून वायुदाब, न्यून वायुदाब। रीजन क्या है यहाँ पे न्यून वायुदाब का, क्योंकि कर्क रेखा भारत की क्या है, ये बीचों बीच से निकल रही है, बीचों बीच से निकलने के कारण जब सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तो कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरायण हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पे अगर सूर्य चमकता है तो जब सूर्य की जो किरणें आती हैं तो वहां पे क्या होगा, ताप क्या कितना प्राप्त होगा, अधिक या कम प्राप्त होगा, तापमान तो कैसा होगा, अधिक होगा। और तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पे दोनों क्या है, तापमान और वायुदाब दोनों विपरीत है। तो यहाँ पे तापमान अधिक है, पाकिस्तान और राजस्थान वाला, भारत का जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान तो अधिक होता है क्योंकि कर्क रेखा यहीं से गुजर रही है, तो राजस्थान के बीच वाले हिस्से से गुजर रही है। तो यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान तो अधिक है और वायुदाब क्या है, यहाँ पे अधिक है, ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। फिर क्या होता है, कम होने की वजह से भूमध्य रेखा के पास में जो व्यापारिक हवाएं जो चलती हैं उनका रुख फेरल के नियम, फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार क्या हो जाती है, वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी कि दक्षिण से जो दक्षिण पूर्व भाग से जो हवाएं आ रही है ये भूमध्य रेखा को पार करती हुई आगे निकलती हैं। जब ये क्यों निकलती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, आपका वायुदाब उच्च है और इस क्षेत्र के अंदर वायुदाब कैसा है, निम्न है। तो हवाएं जो पवन होती हैं वो क्या है, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास में जो व्यापारिक हवाएं हैं वो जैसे ही क्या है, आगे की ओर भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं, तो यहाँ से क्या है, ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यानी ये जो हवाएं चल रही थी, यहाँ पे आपका भारत है, ठीक है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत होने के कारण ये इस साइड में, यानी कि यहाँ पे आपका हिंद महासागर हो गया, ये वाला हिंद महासागर हो गया। तो ये हवाएं क्या है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र के अंदर नमी ग्रहण करती हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है। तो ये जो हवाएं जब चलती हैं तो चलने के कारण हिंद महासागर में जब पहुंचती हैं तो क्या है, ये आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है, मतलब नमी है अपने अंदर ले लेती हैं। वायुदाब क्या है, यहाँ पे उच्च है
उच्च होने के साथ में हवाओं के अंदर क्या है, आर्द्रता आ जाती है, और आर्द्रता आने के कारण यहाँ पे ये यहाँ से चली और भूमध्य रेखा को पार करते हुए फेरल के नियम के अनुसार जब हवाएं चलती हैं तो वो अपनी मतलब घुमाव के कारण फेरल के नियम के अनुसार ये है कि जो हवाएं अपने क्या है, दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आ रही थी, ये ऊपर से आ रही थी, ठीक है। और क्या है, फेरल के नियम आपकी भूमध्य रेखा को जैसे ही क्रॉस करती है तो ये क्या है, अपनी स्थिति से क्या है, दाहिने ओर मुड़ जाती है। यानी कि ऐसे चल के आ रही थी तो ये कैसे मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण ये वाला क्षेत्र, देखो ये चीज समझ में आ गई, भूमध्य रेखा से हवाएं क्या है, ऊपर की ओर आ रही हैं। कौन सी हवाएं हैं ये, दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं जो भूमध्य रेखा को पार करते हुए आगे की ओर मुड़ती हैं, और फेरल के नियम के अनुसार ये क्या है, अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी कि ये आपका दाहिनी हो गया, तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो ये आपका क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये यहाँ से क्या है, ऐसे घूम जाती है, ठीक है। घूमने के कारण क्या है, घूमती है, और घूमने के कारण क्या है, ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या है, इस तरीके से ये हवाएं क्या है, इस तरीके से आती हैं, ठीक है। और आगे इधर की साइड में ऐसे निकलती है, ठीक है। ये कौन सा मानसून पढ़ रहे हैं अपन, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण वाला ये हिस्सा हो गया और पश्चिमी ये हिस्सा हो गया, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के अंदर या कैसे प्रवेश करता है, कहां कहां पे अब बरसात करेगा, तो अरब सागर और दक्षिणी आपका हिंद महासागर, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करी, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में यहाँ पे आपका मालाबार तट है, पश्चिमी घाट जो पड़ता है आपका केरल वाला जो तट पड़ता है, यहाँ से क्या है, बहुत सारी क्या है, चोटियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अनाईमुड़ी है, केंद्रकुम है, ये आपकी जो आपकी और भी पहाड़ियां हैं, यहाँ पे दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी ऊंचाई के अनुसार क्या है, जैसे जैसे हवाएं ऊंचाई की ओर बढ़ती हैं तो जहां से संतृप्त हो जाती हैं वहां फिर ये क्या कर देती हैं, बरसात कर देती है। और इस तरीके से इस वाले क्षेत्र के अंदर ये टकराने के कारण यहाँ पे बरसात करती है। एक शाखा तो क्या है, फिर टकराने के कारण जैसे हिंद महासागर से हवाएं उठने के कारण यहाँ पे इस वाले भाग के अरब सागर में, तो अरब सागर से इधर की साइड में रह जाती हैं, तो ये अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी क्या है, ऊपर की ओर निकल जाती है। तो दो शाखाओं के अंदर क्या है, ये मानसून है वो बट जाता है। कौन सी दो शाखाएं आपकी, एक तो क्या है, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरी है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। दो शाखाओं में बट गया। आगे आपका क्या है, ऊपर की ओर चला गया बंगाल की खाड़ी की, और ये यहाँ पे रह गया अरब सागर। अरब सागर की शाखा फिर क्या है, तीन हिस्सों के अंदर बट जाती है, और फिर इसी हिस्से से क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, बरसात कराती है। तो अरब सागर की शाखा है वो क्या है, आपकी तीन हिस्सों के अंदर बट जाती है। अरब सागर की शाखा तीन हिस्सों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो आपका क्या है, सबसे अधिक इस क्षेत्र के अंदर आपकी केरल वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, बरसात है वो होती है। रीजन समझ में आ गया। निम्न वायुदाब था, निम्न वायुदाब है वो क्या है, जो उच्च वायुदाब से जो हवाएं चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध जो हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। और क्या है, समुद्री भाग से गुजरने के बाद में ये क्या है, आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में ये क्या है, दो शाखाओं के अंदर बट जाती है, जिस शाखा के लिए कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून।
जब दो शाखाएं क्या, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो इसे कहा जाता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होकर आपकी क्या है, फेरल का नियम जो मैंने बताया था, फेरल के नियमानुसार अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। और जून के महीने में दक्षिणी आपकी दक्षिणतम घाटी है महेंद्रगिरी 1654, दक्षिणी घाटी यहाँ पे आपकी चोटी है जो 1654 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी, कौन सी चोटी, महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी चोटी से यहां से टकराती है, टकराने के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बरसात करती है, टकराती है। और टकराने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं में बट जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की शाखा में बटकर समूचे भारत के अंदर क्या है, राजस्थान तक ये बरसात है वो पहुंच जाती है। अगर आगे बात करते हैं अरब सागर की शाखा की, तो अरब सागर की शाखा है फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर पूर्वी प्रवेश होकर पश्चिमी घाट से टकराती है। पश्चिमी घाट में क्या है, औसतन जो ऊंचाई है, पश्चिमी घाट की जो औसतन ऊंचाई है वो क्या है, 900 मीटर मानी गई है। और यहाँ पे क्या है, 900 मीटर होने के कारण यहाँ पे क्या है, अधिक चोटियां हैं। और दक्षिण से उत्तर की ओर चोटियों के अनुसार, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर अगर जाते हैं तो बरसात के अंदर क्या है, कमी आती जाती है। सबसे ऊंची चोटी है वहां पे बरसात करेगी, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, इस तरीके से क्या है, बरसात है वो होती चली जाएगी। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बरसात है वो होती है। और इन क्षेत्रों के अंदर अगर जो चोटियों की बात करते हैं तो अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है, महाबलेश्वर है, कसुबाई है, तो ये क्या है आपकी इस क्षेत्र के अंदर पर्वतीय आपकी क्या है, चोटियां हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो बरसात होती है वो आपकी जो बरसात है वो कौन सी मानी जाती है, पर्वतीय वर्षा। क्योंकि आपकी पहाड़ी क्षेत्रों से टकराने के कारण आप जो हवाएं हैं वो पर्वतीय चोटियों से टकराती है, और टकराने के कारण जैसे अनाईमुड़ी है, महेंद्रगिरी है, डोडा बेटा है, महाबलेश्वर है, दक्षिण की, ये सारी क्या है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो 900 मीटर तक क्या है मानी गई हैं। तो इन चोटियों पे क्या है आपकी जो पश्चिमी घाट की चोटियां हैं वो 900 मीटर है। और इस क्षेत्र के अंदर ये चोटियां होने की वजह से ही या पश्चिमी घाट के अंदर ही क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। और पश्चिमी घाट में तो बरसात हो जाती है, लेकिन ये जो प्रायद्वीप का पठार है, यहाँ पे कर्नाटक का पूर्वी भाग और यहाँ पे तमिलनाडु का पश्चिमी भाग, यहाँ ये क्या हो जाते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आपके, कर्नाटक व तमिलनाडु का पश्चिमी भाग, ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र, ये स्टेपी जलवायु के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर अरावली की जो अरब सागर की शाखा है ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। और इस तरीके से क्या है, ये टकराने के कारण आपकी इस क्षेत्र में क्या है, बरसात करती है। और बरसात का अगर रुख देखा जाए तो ये क्या है, दक्षिण से, यानी कि यहाँ से क्या है, बरसात अधिक होती है। फिर जैसे जैसे हवाएं हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं तो आपकी हवाओं के अंदर नमी है वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण आगे अगर बढ़ता है तो बरसात में कमी पाई जाती है। तो आगे अगर बात करते हैं तो आपकी क्या है, बरसात के अंदर क्या है, कमी मिलती है। और इसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, अरब सागर की एक शाखा नर्मदा घाटी में प्रवेश करती है, जहां पे आपकी 150 सेंटीमीटर वर्षा है अमरकंटक तक पहुंच जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये अरब सागर की शाखा है, ये क्या है, आपके 3 हिस्सों के अंदर बट जाती है।
3 हिस्सों के अंदर अगर बढ़ती है तो यहां से आपकी क्या है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी यहां से होकर क्या है, एक शाखा निकलती है और इस क्षेत्र के अंदर अमरकंटक जो क्षेत्र है उस वाले एरिया के अंदर क्या है, आपकी बरसात कराती है। और बरसात है आपकी कितने सेंटीमीटर तक होती है, 150 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है। और यहाँ पे जो बरसात होती है वो कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा है, वो मानी गई है। नर्मदा घाटी की शाखा विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा करती है, न कि सतपुड़ा के उत्तरी भाग में। विंध्याचल की जो विंध्याचल वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग पर, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा फैला है, विंध्याचल पर्वत है वो फैला है। तो विंध्याचल का दक्षिणी भाग है, यहाँ पे ये जो दक्षिणी भाग है विंध्याचल का, यहाँ पे तो क्या हो जाती है, बरसात होती है। और दक्षिणी भाग के अंदर तो बरसात हो जाती है, लेकिन सतपुड़ा का जो ढाल है वहां पे थोड़ी कम बरसात होती है। आगे आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र पड़ता है, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बरसात की कमी पाई जाती है। दूसरी शाखा आपकी क्या है, एक तो कौन सी हो गई आपकी, नर्मदा घाटी। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, अरब सागर। अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा अपन पढ़ रहे हैं। अरब सागर की शाखा की अगर बात करते हैं, देखो इसको तो मिटाऊंगी नहीं, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा है कितने हिस्सों में बढ़ जाती है, 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में बट जाती है। पहला कौन सा है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, ठीक है। नर्मदा घाटी में क्या है, ये नर्मदा घाटी के अंदर तो क्या है, 150 सेंटीमीटर तक क्या है, बरसात करती है। अमरकंटक से जो निकलती है आपकी, ये क्या है, 150 सेंटीमीटर से तक बरसात करती है। लेकिन क्या है, विंध्याचल वाला, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है, वह सतपुड़ा में कम वर्षा होती है। ठीक है, ये तो आपकी कौन सी हो गई, पहली शाखा, 3 हिस्सों में बटी। दूसरी शाखा आपकी है आपका गुजरात काठियावाड़ वाला क्षेत्र। दूसरी शाखा है आपकी गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, गुजरात काठियावाड़ वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी पहाड़ियों से टकराने से यहाँ पे क्या है, कितने सेंटीमीटर तक बरसात होती है आपकी, 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। कितनी, 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति है वो क्या होती है, सघन वनस्पति का, वनस्पति सघन होती है, या सघन वनस्पति का क्या है, विकास होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 150 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है, बरसात है वो होती है। आपका जो कच्छ का रन में बरसात है वो नहीं होती है, और यहाँ की अधिक वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमी ग्रहण कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाती है, जो किसी स्थलाकृति अवरोध के न होने के कारण वर्षा नहीं होती। और फिर क्या है, ये आगे की ओर निकल जाती है, कौन से भागों में, उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि ये उत्तरी भाग के अंदर कौन सी, यहाँ से निकल रही है उत्तरी भाग की ओर, और कोई अवरोध नहीं होने के कारण क्या है, ये उत्तर पूर्व की ओर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, तीसरा है। तीसरे में क्या है आपकी, कौन सा है आपका, मालाबार तट आएगा। मालाबार तट के अंदर क्या होता है आपका, जो मालाबार के अंदर आपका तीसरी शाखा है अरब सागर की, वहां पे क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर आपकी
इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी, देखो थोड़ा सा और समझा देती हूँ इसको। ये जो शाखा जब निकलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपकी अरावली पड़ती है, और इसी क्षेत्र में क्या है आपकी इस ऐसे ही क्या है हवाएं चलती हैं, और अरावली भी कैसे है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे कोई अवरोध नहीं होता है, मतलब जब तक हवाओं को क्या है कोई भी पहाड़ी क्षेत्र या कोई ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जब तक नहीं टकराएगा, तब तक वो अपनी आर्द्रता को क्या है छोड़ती नहीं है। मतलब उसमें हवा के अंदर क्या होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, और जब तक वो संतृप्त हो जाती है, मतलब नमी है बहुत ज्यादा हो जाती है और किसी पहाड़ी क्षेत्र से टकराती नहीं है, तो ये क्या है अपनी मतलब बरसात है वो नहीं कर पाती है। तो यहाँ से जो गुजरने वाली जो आपकी कौन सी है, कच्छ के रण से आपका गुजरात काठियावाड़ से जो शाखा निकलती है वो क्या है इस क्षेत्र के अंदर क्या है यहाँ से निकलती है, और यहाँ क्या है आपकी अरावली है वो भी समानांतर निकल जाती है। इसी क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या है आपका अरावली वाला क्षेत्र है वो क्या है समानांतर होने की वजह से राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो क्या रह जाता है, सूखा पश्चिमी भाग, सूखा सूखा रह जाता है। समझ में आया कि यहाँ से जो शाखा निकलती है अरब सागर की वो क्या हो जाती है, कोई भी अवरोध नहीं होता है, कोई भी रुकावट नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या है उत्तर से पूर्व की ओर आगे बढ़ जाती है। और जो आपका राजस्थान का दक्षिणी वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर तो क्या हो जाती है बरसात हो जाती है, और इसी क्षेत्र के अंदर क्या होती है थोड़ी बहुत बरसात होती है वो हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग के अंदर यहाँ पे बरसात नहीं होती है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और फिर ये यहाँ पे क्या है उत्तरी भारत के अंदर आपकी हिमालय की जो स्थिति है वो इस तरीके से है, तो यहाँ पे आपके पंजाब हरियाणा वाले पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर क्या है बरसात है वो करती है। आपके आगे अगर बात करें तो तीसरी जो आपकी शाखा है अरब सागर की वो क्या है, तीसरी शाखा इसमें क्या है वाष्पीकरण है वो क्या है इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर तो क्या है वाष्पीकरण, वर्षा से अधिक क्या है वाष्पीकरण होता है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है। ठीक है, इस क्षेत्र के आगे अगर बात करते हैं तो आगे यहाँ पे क्या है आपकी तीसरी शाखा है वो कौन सी है अरब सागर की, कौन सी, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है आपका क्या है, इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है आपका मालाबार तट है, मालाबार तट के अंदर क्या है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के अंदर क्या है अधिक बरसात होती है इस क्षेत्र के अंदर। ये आपका इस तरीके से बढ़ती है, यहाँ पे आपका जो केरल है, केरल से आपका मुंबई वाला केरल से इधर क्या है आपका बेंगलोर है, और बेंगलोर से इधर गोवा है, मुंबई है, इस वाले क्षेत्र से ऐसे आगे बढ़ती है, तो ये क्या है ऊपर की ओर निकल जाती है। तो इस तरीके से अरब सागर की शाखाओं के द्वारा क्या है आपकी बरसात है वो होती है। और कौन सा मानसून पड़ रहा है पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उसके बाद में आपकी आती है दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, पहले जून से ही महेंद्रगिरी से टकराने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ मुड़ जाती है। देखो आगे तुम्हें समझाती हूं। दूसरी शाखा अरब सागर की शाखा हो गई। अब है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा देखो अरब सागर क्या आपकी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली अरब सागर की किसके कारण, महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी के कारण। तो जब ये क्या है महेंद्रगिरी से टकराती है तो टकराने के कारण क्या है ये आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। आगे की ओर बढ़ती है तो ये क्या है आगे आपकी कौन सी आ जाती है, बंगाल की खाड़ी की
शाखा आ जाती है। कौन सा मानसून पढ़ रहे हैं अपन? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये आपका पश्चिमी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्या है? अरब सागर की शाखा की तरफ मुड़ती है। इस समय ITC-Z बंगाल की खाड़ी पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर खिसकता है। इसी समय जब ये क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो आपका जो ITC-Z है, जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो मैंने बताया था कि ITC-Z है, वो क्या है आपका किस ओर खिसकने लग जाता है? दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकता है, जिसके सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी कक्षा में पूर्व से पश्चिम चलने लगते हैं। देखो अधिकतर कहा जाता है कि जब बंगाल की खाड़ी के अंदर, कहा जाता है ना, बंगाल के आपका उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या आ गया? चक्रवात आ गया। ठीक है, चक्रवात आ गया। तो चक्रवात के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे ये क्या है, इस क्षेत्र से अगर तेज हवाओं के कारण ये क्या है बंगाल की खाड़ी में इधर की साइड में अगर आता है तो ये क्या है आपकी अपने पूर्व से पश्चिम, यानी कि बंगाल की खाड़ी से होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है और पूर्व से पश्चिम, ये पूर्वी भाग है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है एक चक्रवात बना लेता है। किसके कारण बनाता है? ये आपका जो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है ITC-Z, यानी कि उत्तर की ओर अगर भारत सूर्य होता है तो आपकी जो वायुदाब पेटियां हैं वो क्या है उत्तर की ओर खिसकने लग जाती हैं। अगर दक्षिण की ओर होता है तो ITC-Z अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या जोन। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जब सूर्य क्या है उत्तर की ओर कर्क रेखा पे चमकता है तो ये जो आपके 0 डिग्री के ऊपर और ये क्या है अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है उत्तर की ओर खिसकने लग जाती है। और जब दक्षिण की ओर होता है दक्षिणायन तो आपकी जो ITC-Z ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो दक्षिण की ओर खिसकने लग जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है हवाओं के अंदर क्या होने लग जाता है चक्रवात है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। जब इसकी चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो ये किस ओर से किस ओर पूर्व से पश्चिम चलने लग जाते हैं और आंध्र प्रदेश की रायसीना तट से टकराकर आपकी क्या है चक्रवाती वर्षा करते हैं। आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या है आंध्र प्रदेश का राय सीमा वाले क्षेत्र से टकराने के कारण यहाँ पे क्या है आपकी तेज बरसात है वो कर देता है। और इस क्षेत्र के अंदर भारत में पूर्वी तट के सहारे 3 उच्च ताप तथा निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, छोटा नागपुर पठार, दंड कार्याण और मैसूर पठार। यानी कि आपके उच्च ताप और निम्न दाब तापमान और वायु दाब के लिए मैंने कहा था कि विपरीत आपका क्या है दोनों में संबंध पाया जाता है। तो क्या है 3 आपकी क्या है 3 स्थितियां पैदा होती हैं जब ये टकराती है और टकराने के कारण भारत के पूर्वी तट के सहारे आपके 3 उच्च दाब और निम्न दाब के केंद्र बनते हैं। उच्च दाब 3 केंद्र बनते हैं। पहला आपका मैसूर पठार में, दूसरा आपका मैसूर पठार में छोटा नागपुर, तीसरा दंड कार्याण पठार। इन तीनों के अंदर क्या हो जाता है आपका इन तीनों क्षेत्रों के अंदर क्या है उच्च ताप हो जाता है और निम्न वायुदाब हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होने लग जाता है आपके चक्रवात की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। इस क्षेत्र के अंदर आगे अगर बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु में कराईकुल और पांडिचेरी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करता है।
तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ये जो निम्न उच्च ताप और निम्न वायुदाब का केंद्र होने के कारण चक्रवात जब बनता है तो इस क्षेत्र के अंदर, तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, बरसात होती है। और ये क्या है, इस क्षेत्र के अंदर पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे पर्याप्त वर्षा है वो होती है। और गोदावरी कृष्णा बेसिन के अंदर क्या है, चक्रवात की स्थिति आती है, जिसके कारण ये जो गोदावरी है आपकी, कृष्णा वाला जो बेसिन है, यहाँ पे क्या है 150 सेंटीमीटर बरसात होती है, जो क्या है अरब सागर के विभिन्न घाटों से होकर हवाओं से मिलकर क्या है यहाँ पे 60 से 70 सेंटीमीटर बरसात है वो करता है। और कौन सी, चक्रवातीय वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा दोनों क्या है, महानदी और छत्तीसगढ़ दोनों क्षेत्रों के अंदर बरसात होती है। और छत्तीसगढ़ और महानदी वाला ये जो छत्तीसगढ़ आपका, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा हुगली के अंदर प्रवेश करती है दामोदर घाटी से, तो छोटा नागपुर हजारीबाग में पहुंचती है और क्या है आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में क्या है, पर्याप्त वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार में क्या है आपकी, क्या है 100 से 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर क्या है बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा भी कहा जाता है, किसको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। तो इसी तरीके से क्या है यहाँ पे बरसात है वो होती है। इस भाग के अंदर क्या है पश्चिमी, फिर क्या है यहाँ पे जैसे मान लो बहुत जो नदियां, चक्रवाती वर्षा होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर अधिक बरसात हो जाती है, लगभग क्या है 150 सेंटीमीटर। तो जैसे पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के अंदर आपका क्या है दामोदर नदी को क्या है पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी बाढ़ की स्थिति है वो बन जाती है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है ये फिर आगे की ओर यहाँ पे म्यांमार में अराकान योमा है जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से क्या है ये हवाएं हैं वो टकराती हैं और टकराने के कारण यहाँ पे आपकी गोरा खासी और जयंती जो पहाड़ियां हैं असम वाले क्षेत्र के अंदर, ये असम वाला क्षेत्र है। तो असम के अंदर क्या है आपकी चेरापूंजी क्षेत्र में अधिक वर्षा करती है। और मौसिनराम जो आपका स्थान है वहां पे सबसे ज्यादा बरसात है वो मानी जाती है 1080 सेंटीमीटर के अबाउ या 1100 के लगभग क्या है यहाँ पे भारत की सबसे ज्यादा बरसात है वो कहाँ पे, असम में चेरापूंजी मौसिनराम के अंदर यहाँ पे बरसात होती है। क्यों होती है, क्योंकि म्यांमार का ये जो अराकान योमा पर्वत है उससे टकराती है, टकराने के कारण इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है आपका पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है बरसात है वो बहुत ज्यादा बरसात होती है। इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है कौन कौन सी पहाड़ियां, मिकिर की और उत्तरी कछार की पहाड़ियां हैं। और क्या है असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर क्या है नमी ग्रहण कर लेती है और फिर क्या है डिगबोई तक पहुंचती है। और इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, बंगाल की पश्चिमी बंगाल है, वहां भी आपकी 150 से 200 सेंटीमीटर बरसात है वो करती है। बिहार वाला जो क्षेत्र है इस तरीके से क्या है कम होते होते आपका क्या है जो दिल्ली तक जब पहुंचती है तो ये क्या है बरसात की जो कमी है वो क्या है धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ पे पश्चिमी बंगाल से बिहार, बिहार से आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली और फिर ये क्या है राजस्थान में पहुंचता है। तो इस तरीके से जो आपका ये दक्षिणी पश्चिमी वाला बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है इससे जो बरसात हो रही है वो क्या है आपकी बरसात की क्या है कमी है या घटता चला जाता है। यानी कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा इन वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी 150 से 200 सेंटीमीटर बरसात, फिर यहाँ पे तो आपकी क्या है 1080 सेंटीमीटर बरसात होती है। फिर इधर बिहार है आपका, बिहार से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली में लगभग आपका 56 सेंटीमीटर बरसात
होती है। तो इस तरीके से क्या है बरसात है वो क्या है घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।